Everyone, welcome you all in Chemistry Drive. So today in this video we are going to learn about the principle of NMR, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में रेजोनेंस के बारे में, परसेशन के बारे में। सो जो ऑलरेडी आप लोगों ने पिछली वीडियोस में पढ़ा हुआ है उसी को हम यहाँ पे उसकी जो है एक तरह से कड़ी जोड़ते जाएंगे आगे आगे कि उनका हमें क्या फायदा है जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है। तो हमने देखा था कि अगर आप किसी सैंपल को हम इसमें रखते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो हम सैंपल के अंदर जब हाईलाइट करके देखा तो हमारे पास था न्यूक्लियस। हम बात करेंगे एनएमआर में न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। जैसे ही इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, दैट इज H0 इन गॉस और टेस्ला, तो मैं याद कराती जाऊंगी आपको, जो पिछला भी आपने पढ़ा है उसको थोड़ा थोड़ा हम लर्न करते जाएंगे साथ साथ में। तो जैसे इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा तो ये न्यूक्लियस क्या करता है, ओरिएंटेशन शो करता है, ये अपने आप को विद द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करने की कोशिश करता है। तो उस स्टेट को हमने बोला था कि ये होती है हमारे पास लो एनर्जी स्टेट। पर हमसे तो ये देखा नहीं गया कि जो न्यूक्लियस है ये अपने आप को अलाइन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो हमने क्या किया, इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस देनी शुरू की। ठीक है, मेगा हर्ट्ज में हमने इसको जो है रेडिएशंस देनी शुरू कर दी ताकि ये अपनी लो एनर्जी स्टेट से फ्लिप करके कहां चला जाए, अपनी हाई एनर्जी स्टेट में। तो ये एक एनर्जी डिफरेंस हमने पिछली वीडियो में निकाला था, अलग अलग डिपेंड करता है आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो उस हिसाब से हमने डिफरेंट स्पिन स्टेट्स का डेल्टा ई फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे अब इसका दोबारा से जिक्र करने का क्या मतलब बनता है कि जो ये प्रोसेस है लो एनर्जी से हाई एनर्जी स्टेट में फ्लिप करने का, क्या ये इतना आसान है? क्या ये बस बात कही कि रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन दे दी, अपनी मर्जी की दे दी हमने, किसी को 120 दे दी, किसी को 60 मेगाहर्ट्ज, 300, 200, अपनी मर्जी की रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन दे ही जाओगे और ये फ्लिप करा दोगे आप इसको लो एनर्जी से हाई एनर्जी स्टेट में, मतलब इसको जंप करवा दोगे? नो, ये सारी चीजें जो है आपको पता होना चाहिए कि कितनी रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन हमें चाहिए। वो सारी चीज डिपेंड करेगी कितनी आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दे रहे हो, फिर उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए इनका एनर्जी डिफरेंस क्या है दो एनर्जी स्टेट्स का, तभी ये सारा फ्लिपिंग जो प्रोसेस है वो होता है। अब एक्चुअल में फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या आप जो समझोगे कि जैसे ही आप लोग किसी न्यूक्लियस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो क्या होता है, एक उस पे एक फोर्स लगती है, एक परपेंडिकुलर फोर्स जो है ये न्यूक्लियस पे, ये मैग्नेटिक फील्ड एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगी, जिसको आप फिजिक्स टर्म्स में भी बोलते हो, फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, टॉर्क। तो एक टॉर्क लगती है उस पे, ठीक है, जो जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस क्या करता है, अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करता है विद द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कि जैसे ही आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या हुआ, ये अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगा। सो पहले जो होता है न्यूक्लियस क्या करता है, अगर तो ये रोटेशन शो करेगा, जैसे ये रोटेशन कर रहा है, ठीक है, अराउंड इट्स एक्सिस, तो इसकी ये वाली जो एक्सिस है दैट इज द रोटेशनल एक्सिस बोलते हैं हम इसको। आप इस वीडियो में देख सकते हो, जैसे कि मैंने ये मेरे पास एक बैंगल थी जिसको मैंने जैसे ही घुमाया, पहले ये रोटेशन कर रहा था, अब जैसे ही थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि ये क्या हुआ कि इसकी ये जो रोटेशनल एक्सिस है वो क्या होनी शुरू कर दी, चेंज हो गई। रोटेशनल एक्सिस जो है वो चेंज हो रही है और इसका मोशन तो ऐसे राउंड राउंड मोशन रहा ही नहीं, ये तो कुछ और ही मोशन जो है अलग अलग इस तरह से डायरेक्शन में देखो मोशन शो कर रहा है। उस मोशन को, इस मूवमेंट को जो जैसे मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं प्रोसेशन। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, ये दिख रहा है न्यूक्लियस, वीडियो में भी आपको क्लियरली दिख रहा था कि ये जो उसकी एक्सिस है, ये जो क्या कर रहा है, अब इसकी एक्सिस जो है यहां नहीं रही, इसका जो है एक्सिस भी चेंज हो रही है, जैसा आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि न्यूक्लियस की एक्सिस चेंज हो रही है और इसका मोशन जो है वो क्या है, एक प्रोसेशनल मोशन है, इसको गायरेशन भी बोल देते हैं। गायरेशन का पूरा कॉन्सेप्ट फिजिक्स में ज्यादा पढ़ाया जाता है, तो अभी के लिए आपने यही याद रखना है कि वंस यू अप्लाइड द मैग्नेटिक फील्ड व्हाट हैपन दैट द मैग्नेट that the nucleus it tend to align with that of the field। ओके, तो अलाइन करते करते क्या है कि ये क्या करता है ना कि ये क्या करता है, एक ऑर्बिट
जो है प्रोसेशनल ऑर्बिट को फॉलो करता है, एक प्रोसेशनल मोशन शो करता है, जो ये मोशन करता है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ शो करता है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ ये मूव करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी, प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओमेगा के साथ हम इसको डिनोट करते हैं प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी को। तो अब ये प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है आपने ये बी नॉट कितनी अप्लाई की है, मतलब आपने जो एच नॉट या बी नॉट, कई बुक्स में बी नॉट लिखा है, कहीं में एच नॉट, सो दिस इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो जितनी फील्ड आप ज्यादा अप्लाई करोगे स्ट्रॉन्गर, उतनी ही हायर आपकी क्या होगी, प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियसली आप एक बैंगल है उसको जब घुमा रहे हो, जितनी तेजी से तुम उसको घुमाओगे उतनी ही वो मोशन, मतलब उतनी फ्रीक्वेंसी से वो मूव करेगा, ठीक है। अब इसका जो प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी है, इसको पढ़ने का क्या मतलब बनता है, सो जो प्रोसेशनल, ठीक है, हमारे पास उसका रिलेशन बनता है अब हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन, यानी कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि हमने क्या किया, हमने अप्लाइड की मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जब हमने अप्लाई की, उसकी वजह से हमारा न्यूक्लियस जो था वो क्या करना शुरू कर दिया, प्रोसेशन, ठीक है, प्रोसेशन करना शुरू कर दिया विद सर्टेन फ्रीक्वेंसी कॉल्ड प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी। अब फिर आपने क्या किया, वो तो अपनी जैसी फील्ड है, ठीक है, नॉर्थ साउथ फील्ड है, उसमें वो प्रोसेशनल शो कर रहा है, ठीक है, प्रोसेशनल मोशन जो है अपना शो कर रहा है हमारा न्यूक्लियस जो है। अब आपने क्या किया, आपने देनी शुरू की उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, उसमें से कौन सी रेंज, रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज की रेडिएशन आपने देनी शुरू की। अब क्या होगा, जैसे ही, अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, यू पीपल हैव डन दिस अ लॉट ऑफ टाइम, कि उसमें क्या होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है हमारे पास, ठीक है, और ये क्या होती है, दोनों आपस में वेरी करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। सो जब ये चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन है आपकी, एग्जैक्टली जब मैच कर जाएगी किसके, फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है, प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है उसकी जो हमारे पास जो भी वैल्यू है, ठीक है, वो जब बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी मैच करेगी विद दैट ऑफ द प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी, उस टाइम क्या होगा, हम कहेंगे रेजोनेंस हो गई, रेजोनेंस। और उस रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, आपका जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, फ्लिप करेगा लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में। I'm repeating, these all things are linked with each other. Once you applied the magnetic field, then what happened, the nucleus start precession, ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो प्रोसेशन शो करना शुरू कर देगा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, जिसको बोलते हैं प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी। वो कुछ ऐसा मोशन शो करना जो है शुरू कर देगा, ये देखो, ठीक है, वो ना कि राउंड राउंड नहीं घूमेगा, वो इस तरह से घूमेगा। आप इस वीडियो में भी देख सकते हो, तो जिस तरह आप देख सकते हो उसकी एक्सिस जो है वो लगातार चेंज हो रही है। एक जो है पॉइंट, उस पॉइंट को बोलते हैं, जब ये एक पॉइंट के अराउंड इस तरह से मोशन शो करता है, इस पॉइंट को बोलते हैं पाइवट पॉइंट, ठीक है, पाइवट पॉइंट है, इसके अराउंड ये क्या करना शुरू करता है, प्रोसेशन शो करना शुरू करता है विद सर्टेन फ्रीक्वेंसी कॉल्ड प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी। अब आपने क्या किया, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस देनी शुरू कर दी, और दे ही जा रहे हो रेडिएशंस। जब उस रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली मैच कर जाएगी इसके साथ, किसके साथ, प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो न्यूक्लियस आपका फ्लिप कर जाएगा। फ्लिप करने का मतलब है कि वो अपनी लो एनर्जी स्टेट से कहां चला जाएगा, हाई एनर्जी स्टेट के स्टेट में चला जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि डेल्टा ई, क्योंकि ये डेल्टा ई ही तो था, कि डेल्टा ई जो है जब ओमेगा के साथ मैच करेगा,
ठीक है, तो तभी हमारे पास जो है फ्लिपिंग शो होगी। फ्लिपिंग मींस एब्जॉर्प्शन होगी, और एब्जॉर्प्शन होगी तो आपके पास क्या आएगा, एक सिग्नल आपके पास आएगा, ठीक है, जिसको आप बोलोगे कि हमारा एनएमआर जो है, एनएमआर का एब्जॉर्प्शन सिग्नल हमारे पास आ गया। और यही इसका प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल यही है कि आपके पास बहुत जरूरी है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी, रेडिएशन की जो फ्रिक्वेंसी है वो मैच करे, आप कह सकते हो डेल्टा ई के साथ। डेल्टा ई, यू नो दैट द डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द हायर स्पिन स्टेट, या आप कहोगे कि परसेशनल फ्रिक्वेंसी के साथ वो मैच करे, तभी हमारे पास क्या है, एक एनएमआर सिग्नल शो होगा। अब सब आपको पूरा क्लियर हो, आप रोटेशन हो गया, स्पिनिंग हो गया, गायरेशन हो गया, इस चीज को मतलब कंफ्यूज मत करना, आपको पता होना चाहिए कि चीजें डिफरेंट एक्सिस के अराउंड वो घूम रहा है, ठीक है, और रोटेशन अराउंड द रोटेशनल एक्सिस, ये रोटेशनल एक्सिस होती है, ठीक है। गायरेशन इज पाइवट, एक पॉइंट ले लिया, उसके अराउंड वो एक प्रिसिशन शो करता है, ठीक है, जैसा आपको मैंने वीडियोस में दिखा रखा है, क्लियर। अब इस चीज को हम प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव करने के लिए एक हम डेरिवेशन भी करते हैं, छोटी सी, आपके आगे जाके मास्टर्स में भी काम आएगी। और एक लिख लीजिए आप साथ में, अगर आप चाहते हो उसको नोट भी करके रख लो। नाउ हाउ टू फाइंड द प्रिसिशनल, और जिसको हम बोलते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी, उसका जो डेरिवेशन है वो कैसे आप निकालोगे। तो उसके लिए अब ये देखो, सबसे पहले जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन का मतलब है द वेलोसिटी विद विच द बॉडी, और यहाँ पे हमारी बॉडी क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, हमारा जो प्रोटॉन है वो है, तो स्पिनिंग जो न्यूक्लियस है हमारा, वो किस वेलोसिटी के साथ ये प्रिसिशन कर रहा है, दैट इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी आई होप आपको पता होगा, क्योंकि आप देख रहे हो जैसे जैसे ये पहले यहाँ पे है, फिर थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे होगा, तो इसका ये जो एंगल भी चेंज हो रहा है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन जो होती है, कोई भी बॉडी जब वो रोटेट करती है, जब वो प्रिसेशन करती है, तो उसका जो एक रेट ऑफ चेंज ऑफ उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट, वो हमें कैसे पता चलता है उसकी पोजीशन चेंज हुई है, ये एंगल चेंज होता है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ द बॉडी, रोटेटिंग बॉडी, उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी जो है, अब ये एंगुलर वेलोसिटी रिलेटेड किसके साथ है, एंगुलर मोमेंटम के साथ है। और जो आप यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ दे रहे हो, कितना आप जो है परपेंडिकुलर फोर्स उस पे टॉर्क लगा रहे हो, उस पे ये चीज डिपेंड करती है कि ये किस वेलोसिटी के साथ ये यहाँ पे प्रिसेशन करेगा। अब आप खुद सोचो, कोई चीज जितनी भी ज्यादा भारी होगी, है ना, उसका मास बहुत ज्यादा होगा, तो उतनी ही उसकी क्या होती है, जो रोटेट करने की टेंडेंसी जो होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखिए एक टर्म लिखी है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, मतलब जो आपकी स्पिनिंग बॉडी है, आपका स्पिनिंग न्यूक्लियस है, उसका एंगुलर मोमेंटम एंगुलर वेलोसिटी के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। सो आई होप एंगुलर मोमेंटम आपको पता होगा, एंगुलर होता था LMVR. So angular momentum, you can see it is related to mass, it is related to velocity of spinning nucleus, it is related to the radius of spinning nucleus. तो जितना ज्यादा ये क्वांटिटी होगी उतना ही उसकी मतलब ये वैल्यू होगी L की, और जितनी ज्यादा ये होगी उतनी ही उसकी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी। सो आप लोग ये चीज ध्यान में रखना। सो एंगुलर वेलोसिटी इज डायरेक्टली, जितना ज्यादा, अभी मैंने पीछे भी बताया था, जितना आप फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा दोगे, जितनी स्ट्रॉन्गर फील्ड अप्लाई करोगे, उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी, उतनी ही प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम इसकी डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रही हूं मैं यहाँ पे। सो बिकॉज ये जो डेरिवेशन जो इनका आपने पूरा निकालना है, कहाँ से वैल्यू आई है कहाँ से नहीं, वो टोटली आपके पास हायर जो है, जैसे फिजिक्स वगैरह में आप करते हो वो चीज, जैसे मैंने बोला गायरेशन का पूरा ही वहां पे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है। सो हमने ये यूज करनी है, हमारे पास ये एक वैल्यू है जो आपको लर्न करनी है। सो यहाँ पे मेगा जो नॉट है, दैट स्टैंड फॉर द प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है। आप चाहो यहाँ पे सिंगली एक एक करके लिख भी सकते हो, ये चीज नोट कर लो अगर नहीं भी मालूम है। सो लिख लो, ओमेगा नॉट क्या है, प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी है, प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी। आई नो आपकी बुक्स में ना गायरोमैग्नेटिक रेशियो वाली एक छोटा सा फॉर्मूला दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉम वेयर दैट फॉर्मूला कम्स। सो आई यू नो दैट इज अ एंगुलर स्पिन क्वांटम नंबर,
एंगुलर स्पिन क्वांटम नंबर है और इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। हमने ये इस पे पूरा पिछली वीडियोस में कर चुके हैं आई की वैल्यू। और एच यहाँ पे क्या है, दैट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू भी आपको पता है 6.626, ठीक है, इंटू 10⁻⁴। आपने ये वो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। म्यू की वैल्यू जो है यहाँ पे दैट इज द न्यूक्लियर, दिस इज न्यूक्लियस। हर न्यूक्लियस का अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है। म्यू आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट का साइन होता है। सो हर न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। और एच नॉट यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगी, दैट इज द एच नॉट, दैट इज द अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, दैट इज ऑलवेज इन द टेस्ला और गॉस। देन बीटा जो है दैट इज जस्ट अ कांस्टेंट, बीटा जो है कांस्टेंट है। अब यहाँ पे जो है आपके पास इतनी जो टर्म है, ये वाली टर्म, अभी आपकी बुक वाली डेरिवेशन आ जाएगी। यहाँ से इतनी टर्म जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज टू दिस गामा। सो नाउ व्हाट इज दिस गामा, इसकी ये वैल्यू भी आप साथ में लिख लो, आपके काम आएगी आगे जब हम इक्वेट करेंगे इक्वेशन, म्यू बीटा। सो बिकॉज हमारे पास जो है गामा जो है दैट इज इक्वल टू दिस। सो ये आपके पास होता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। कई बार इसकी 1 मार्क की डेफिनेशन आ जाती है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है, इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ, गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम। कितना किसी जो स्पिनिंग बॉडी है उसका कितना मैग्नेटिक मोमेंट है, उसका कितना एंगुलर मोमेंटम है, उसके अकॉर्डिंग गायरोमैग्नेटिक जो है रेशियो जो है उसकी वैल्यू होती है। जैसे आप नोट कर सकते हो प्रोटॉन के लिए गामा की जो वैल्यू रहती है दैट इज 26750 फॉर अ प्रोटॉन, ठीक है, इसकी वैल्यू है। सो नेक्स्ट जो है हमने ये सारा लिख लिया। फिर अब जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी अगर हम जर्नल बात करें, है ना, कि वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, दैट इज द डिस्टेंस ओवर टाइम, है ना। जैसे आप करते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और यहां से अगर आपने वेलोसिटी ले ली तो दैट इज ऑल्सो डिस्टेंस ओवर टाइम। अब जैसा मैंने बोला कि अब जो हमारा स्पिनिंग बॉडी है जो स्पिन कर रही है उसका डिस्टेंस किस में लेंगे हम, एंगल की फॉर्म में। सो कितना उसने एंगुलर डिस्टेंस कवर किया है, एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड, एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड मतलब कितना उसका एंगल है, ठीक है, एंगल कितना आएगा, वहां से आपको पता चलेगा कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम से ही हमारे पास ये वैल्यू आ गई। सो अगेन एंगुलर वेलोसिटी आई एम टेकिंग ओमेगा नॉट, ठीक है, उसको आपने सेम ही लेना है, ओमेगा नॉट ही ले। एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख लो, एंगुलर जो है वेलोसिटी लिख लो। और एंगुलर डिस्टेंस कैसे देते हैं, जैसे 2 पाई रेडियन, आपको आपके पास ये आपने पढ़े होंगे 2 पाई की फॉर्म में, एंड टाइम टी आ गया। 1/t क्या होता है, 1/t इज 2 पाई न्यू, यू नो 1/t जो है दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब उसके बाद यहां से ये पता चलता है कि उसको जो है 2 पाई न्यू का मतलब यहां से क्लियर होता है कि 360 कर लिया, तो उसको कितना जो है टाइम लगा उसका पूरा रोटेशन जो है उसको कवर करने में। यहाँ पे जो म्यू है उसको बेटर है मैं म्यू नॉट लिख दूं, म्यू नॉट भी नोट कर लो, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही तो निकालनी है, तो मैं इसको इस साइड ले जाती हूँ 2 पाई को। आप ऐसा करो, इसको इक्वेशन नंबर यहाँ से लिख लो, इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लो, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है आपको पुट करनी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जो थी हमारे पास ये वाली, ठीक है। यहां से पुट वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट इन 3 फ्रॉम 2, तो ये आ गई म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या वैल्यू है वहां पे, गामा इंटू एच नॉट अपॉन 2 पाई। सो पर हमने जो इक्वेशन में हमारे पास जो था गामा की वैल्यू थी, ठीक है। अब इसको भी हमने क्या करना है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो को एक साइड पे कर लो और इस इक्वेशन को आप इस तरह से रीअरेंज कर लो, ठीक है, म्यू नॉट इंटू 2 पाई बाय एच नॉट। इसको इक्वेशन नंबर ऐसा करो, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। अब हमें पता है, हमने जस्ट इक्वेशंस क्या करनी है, इक्वेट करनी है। वी नो
वी नो फ्रॉम इक्वेशन 1 कि हमारे पास गायरोमैग्नेटिक रेशियो किसके इक्वल है 2 पाई बाय आई एच इंटू म्यू बी। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। नाउ इक्वेट करो इक्वेशन नंबर दिस वन, ठीक है। 4 दोनों हमारे पास गायरोमैग्नेटिक रेशियोज की वैल्यू है, सो दोनों को आपने क्या कर देना है, आपस में इक्वेट कर देना है ताकि हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाए, ताकि हमारे पास लार्मर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाए जो हमारा अल्टीमेट टारगेट था। तो यहाँ पे मैं इसको लिख रही हूँ म्यू नॉट इंटू 2 पाई बाय एच नॉट, ठीक है। ये फोर्थ इक्वेशन, इसको इक्वेट कर लिया मैंने किसके साथ, 2 पाई बाय आई एच म्यू बी। सो नाउ जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर दीजिए यहाँ पे। लेट्स पिक सम अदर कलर। ओके, तो ये देखिए 2 पाई ये कैंसिल हो गया और नॉट कुछ और नहीं कैंसिल हो रहा है ना। तो चलिए ये क्या रह गया यहाँ पे, म्यू नॉट इज इक्वल टू बाय एच नॉट, यहाँ पे आ गया म्यू बी बाय आई एच। तो अगर आप ई का फॉर्मूला आपको पता है कि डेल्टा ई किसके इक्वल होता है, एच म्यू के इक्वल, है ना। सो यहाँ पे अगर हम इसको और रीअरेंज करके इस एच को इस साइड ले जाए तो हमारे पास ये आ जाएगा एच म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू बी इंटू एच नॉट बाय आई। तो यहाँ पे ये देखिए बेटा कि जो ये वाली इक्वेशन है ये हमने शायद पहले भी की है, कहाँ पे, पिछली वीडियो में। तो उसमें हमारे पास ये वाला जो पूरा टर्म था ये किसके इक्वल आया था, डेल्टा ई के। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियर स्पिन स्टेट। कि इतना हमें यहां से ये चीज देखो बिल्कुल ही प्रूव हो गई है एक तरह से यहाँ पे कि जो ये है हमारे पास, यानी कि व्हाट इज दिस, लार्मर फ्रीक्वेंसी, प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी। बहुत जरूरी है कि जो डिफरेंस है बिटवीन द जो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट थी हमारे पास, चाहे लो एनर्जी स्टेट और हाई एनर्जी स्टेट जो है, तो बहुत जरूरी है कि ये वाला जो टर्म है वो किसके इक्वल हो, लार्मर फ्रीक्वेंसी के। यानी कि अगर आपके पास इतनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन दोगे तभी आपके पास क्या है कि डेल्टा ई वाला जो डिफरेंस है वो कवर होगा तो ही हमारा न्यूक्लियस फ्लिप करेगा एंड जो आपके पास एब्जॉर्प्शन सिग्नल आएगा। तो यहां से कंक्लूड कर लो कि जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है दैट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द अप्लाइड जो भी फील्ड है आपकी, एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियर स्पिन स्टेट। सो आई होप आपको ये डेरिवेशन क्लियर होगी, आपको कॉन्सेप्ट जो है कि किस तरह से हमारे पास एब्जॉर्प्शन सिग्नल आता है वो चीज आपको क्लियर होगी। और एक इसी के साथ एक एक्स्ट्रा मैं यहाँ बताना चाहूंगी, शायद आपकी बुक्स में भी दिया होगा, सैचुरेशन के बारे में। When the population of two spin states becomes exactly equal, we observe no signal। अब ये saturation का कॉन्सेप्ट छोटा सा दिया है बीएससी की बुक्स में, सो इसको आप लोग कहाँ से निकालते हो, बोल्ट्जमैन रेशियो से निकालते हो। एन अपर इसका फॉर्मूला होता है एन अपर अपॉन एन लोअर, ठीक है। इस तरह से एक बोल्ट्जमैन जो है रेशियो दी जाती है आपके पास, डेल्टा ई अपॉन के टी दैट इज इक्वल टू माइनस एच न्यू। जस्ट एक 1 मार्क की तरह ही है ये, थोड़ा सा बस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो के है दैट इज नॉट द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये रहता है मॉलिक्यूलर गैस कांस्टेंट। और डेल्टा ई जो है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर स्टेट, कि आपके पास दो एनर्जी स्टेट्स होती हैं। बहुत जरूरी है कि जो आपके पास न्यूक्लियाई का नंबर है वो दोनों स्टेट्स में सेम ना हो, तो फिर आपके पास कोई सिग्नल नहीं आता। तो आपके पास कुछ डिफरेंस रहना चाहिए, वहां पे एक्सेस जो है न्यूक्लियाई होने चाहिए। जैसे सपोज कर लो कि अगर आपके पास लोअर एनर्जी स्टेट है, ठीक है, अगर सपोज हम जर्नल ले लेते हैं यहाँ पे कि अगर n नंबर है हमारे पास न्यूक्लियाई का और यहाँ पे 9 जो है वो ज्यादा न्यूक्लियाई है, ठीक है, एक्सेस, तो ये 9 जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर योर एनएमआर सिग्नल। सो सैचुरेशन जो है इससे बड़ा बचना एक्सपेरिमेंट करते हैं, सो इसको हमें अवॉइड करना है। हमें बड़ा ही ध्यान से रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन देनी है, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं दे देनी हमने रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन की सैचुरेशन हो जाए।
ठीक है। सैचुरेशन होगी तो कोई सिग्नल नहीं आएगा, बस इतना आपने फॉर द टाइम इतना ही आपने याद रखना है, बिकॉज सैचुरेशन आ गई तो कोई NMR सिग्नल नहीं आएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रिंसिपल, अबाउट योर PMR सिग्नल्स। अब इसको कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ एक आधा पॉइंट यहाँ पे रह गया तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करा दूंगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो, सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग and keep supporting Chemistry Drive.